हेलो स्टूडेंट्स, धुरीना में आपका एक बार फिर से सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में जाना था। ठीक है, क्लास 10th का जो 9वां चैप्टर है उसमें अपन ने परावर्तन को पढ़ना शुरू किया था और उसमें अपन ने दर्पण को पढ़ते हुए आगे फिर दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उनके बारे में अपन ने डिटेल से बात की थी, बृहद स्तर पर बात की थी उसके बारे में। ठीक है, आज अपन इसी पर हमको आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर रहे हैं आज दर्पणों के उपयोग की। किसकी बात कर रहे हैं? दर्पणों के उपयोग की, कि दर्पण है उन्हें अपन किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की हेडिंग क्या रहेगी? हेडिंग लगाइए दर्पण के उपयोग। हेडिंग लगाइए दर्पण के उपयोग। दर्पण के उपयोग हेडिंग लगानी है दर्पण के उपयोग। हेडिंग लगाइए दर्पण के उपयोग। अब देखिए दर्पण के उपयोग, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं समतल दर्पण के उपयोग की, फिर बात करेंगे अपन उत्तल दर्पण के उपयोग की और फिर बात करेंगे अपन अवतल दर्पण के उपयोग की। तो पहली हेडिंग लगाइए समतल दर्पण के उपयोग। एक नंबर पे हेडिंग क्या लगानी है? समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण। अब देखिए समतल दर्पण के उपयोग कौन कौन से हैं। समतल दर्पण का आप यूज़ सुबह सुबह रोज़ाना करते होंगे नहाने के बाद, करते हो ना? हाँ, चेहरा देखने के लिए। ठीक है, साधारणतः चेहरा देखने के लिए। इसका पहला यूज़ क्या हो गया? साधारणतः चेहरा देखने के लिए। साधारणतः चेहरा देखने के लिए। साधारणतः चेहरा देखने के लिए। साधारणतः चेहरा देखने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? समतल दर्पण का यूज़ करते हैं। आगे देखो स्टूडेंट्स, एक होती है परिदर्शी। ठीक है, परिदर्शी। परिदर्शी में भी किसका उपयोग करते हैं? समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। परिदर्शी में किसका उपयोग करते हैं? समतल दर्पण का। देखो परिदर्शी कुछ ऐसी होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होती है परिदर्शी। अब देखिए यहाँ पे एक समतल दर्पण लगा हुआ होता है। यहाँ पे क्या लगा हुआ होता है? एक समतल दर्पण। और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ होता है? एक समतल दर्पण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई वस्तु है। यहाँ पर क्या है? कोई वस्तु है। ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु है। अब जैसे ही आप यहाँ से देखोगे, इस वस्तु का प्रतिबिंब पहले तो यहाँ पर बनेगा, फिर इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा और फिर ये वस्तु आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। फिर ये वस्तु आपको यहाँ पर क्या दे जाएगी? दिखाई दे जाएगी। इसे बोलते हैं अपन परिदर्शी या पेरिस्कोप। क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप। तो परिदर्शी या पेरिस्कोप में, परिदर्शी या पेरिस्कोप में किसका यूज़ करते हैं? समतल दर्पण का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार एक होती है बहुरूपदर्शी। क्या होती है? बहुरूपदर्शी। क्या होती है? बहुरूपदर्शी, जिसे अपन बोलते हैं केलाइडोस्कोप। जिसे अपन क्या बोलते हैं? केलाइडोस्कोप। तो केलाइडोस्कोप में भी अपन किसका यूज़ करते हैं? केलाइडोस्कोप के अंदर भी अपन किसका यूज़ करते हैं? ठीक है, हाँ, केलाइडोस्कोप के अंदर भी अपन यूज़ करते हैं किसका? समतल दर्पण का यूज़ करते हैं। समतल दर्पण के अंदर अपन क्या करेंगे? समतल दर्पण के अंदर एक वस्तु के बहुत सारे प्रतिबिंब देखने के लिए, एक साथ बहुत सारे प्रतिबिंब देखने के लिए अपन किसका यूज़ करेंगे? केलाइडोस्कोप। किसका? केलाइडोस्कोप। तो केलाइडोस्कोप में भी किसका यूज़ होता है? समतल दर्पण का यूज़ होता है। तो आगे क्या है? केलाइडोस्कोप में, केलाइडोस्कोप। केलाइडोस्कोप। केलाइडोस्कोप का दूसरा नाम क्या है? बहुरूपदर्शी। क्या है? बहुरूपदर्शी। बहुरूपदर्शी में भी किसका यूज़ करते हैं? समतल दर्पण का यूज़ करते हैं। तो समतल दर्पण के ये 3 यूज़ थे, इनके थोड़े से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद हो जाए। चेहरा देखने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, चेहरा देखने के लिए परिदर्शी में या पेरिस्कोप में, और केलाइडोस्कोप यानी बहुरूपदर्शी में किसका यूज़ करते हैं? समतल दर्पण का यूज़ करते हैं। याद हो जाएगा ना? हाँ, आगे स्क्रीनशॉट दे लिया? हाँ, अच्छे से ले लीजिए। अब आगे हेडिंग लाओ।
फिर हेडिंग लगाइए अवतल दर्पण के उपयोग, फिर हेडिंग लगाइए अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। आगे अपन किसकी बात करेंगे? अवतल दर्पण के उपयोग की बात करेंगे। अब देखो अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग होते हैं, किस प्रकार से इसे अपन काम में ले सकते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि इसके उपयोग है ना वो थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है, और थोड़े इंपॉर्टेंट भी है और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है, ठीक है, इसलिए इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की गाड़ी हो, किसी भी प्रकार की गाड़ी हो, चाहे रेलगाड़ी हो चाहे कुछ और हो, गाड़ी की हेडलाइट में, गाड़ी की हेडलाइट में किसका यूज़ करते हैं? समतल दर्पण का यूज़ करते हैं। गाड़ी की हेडलाइट में किसका यूज़ करते हैं? समतल दर्पण का यूज़ करते हैं, ठीक है। गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें अपन समतल दर्पण का यूज़ करेंगे। उसके बाद गाड़ी की हेडलाइट के बाद टॉर्च जानते हो ना, टॉर्च, सॉरी, अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। स्टूडेंट्स गौर करना, गाड़ी की हेडलाइट में अपन अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, टॉर्च में भी किसका यूज़ करते हैं? अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं वो देखो। टॉर्च है ना वो कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। देखो टॉर्च कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। हाँ, इसके आगे की ओर क्या लगा हुआ होता है? एक लेंस लगा हुआ होता है, ठीक है। वो यहाँ पे इसका बटन हो गया और यहाँ पे हो गया बल्ब, यहाँ पे क्या हो गया? बल्ब, ठीक है। अब देखो, अब ये आगे जो लगा हुआ है ना ये तो है उत्तल लेंस, ये तो क्या है? उत्तल लेंस। लेकिन ये जो पीछे का भाग है यहाँ पर लगा होता है अवतल दर्पण। क्या लगा होता है? अवतल दर्पण। ये क्या करेगा? सभी प्रकाश किरणों को एक दूसरे के समांतर करके आगे की ओर फेंकेगा, एक दूसरे के समांतर करके क्या करेगा? आगे की ओर फेंकेगा, जिससे एक स्थान पर फोकस पड़ेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देगा। देखिए कैसे? इस प्रकार से। इस प्रकार से सारी की सारी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आगे की ओर जाएंगी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देगा। इसी प्रकार अपन बोलते हैं सर्च लाइट। क्या बोलते हैं? सर्च लाइट। सर्च लाइट में भी किसका यूज़ करते हैं? अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। सर्च लाइट में भी किसका यूज़ करते हैं? अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। आगे देखो, सैलून या नाई की दुकान में, सैलून यानी जहाँ पे बाल वगैरह बाल काटे जाते हैं, सैलून या नाई की दुकान में, सैलून या नाई की दुकान, सैलून या नाई की दुकान में किसका यूज़ करते हैं? अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए अवतल दर्पण में जो लास्ट कंडीशन थी, अवतल दर्पण के अंदर जो लास्ट कंडीशन थी उसमें क्या हुआ था? उसमें आपने देखा हो तो प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा बना था। मैंने एक कंडीशन बनाई थी ना इस प्रकार से कि वस्तु जब P और F के मध्य हो, तो इस प्रकार से अगर वस्तु होगी तो पहली प्रकाश किरण इस प्रकार से जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण इस प्रकार से जाएगी, ये पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार ये जो वस्तु है ना, ये हमेशा नाई की दुकान में क्या करते हैं? नाई की दुकान में कुर्सी को हमेशा जो सामने दर्पण लगा होता है ना, उस दर्पण यानी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है ताकि वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बने। अगर उसी दर्पण को अपन बाहर ले जाकर, यदि उसी दर्पण को अपन बाहर ले जाकर रख देना तो कुछ जो दूर वस्तुएं हैं ना उनका प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, ठीक है। तो नाई की दुकान में किसका यूज़ करते हैं? अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। तो नाई की दुकान में किसका यूज़ करते हैं? अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। आगे देखो, ठीक है। तो ये किसके उपयोग थे? अवतल दर्पण के यूज़ थे। इसी प्रकार सौर कुकर होता है ना, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सौर कुकर, सौर कुकर में भी किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सौर कुकर में भी किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। याद कर सकते हो, ठीक है। ये क्या थे? अवतल दर्पण के उपयोग थे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए पहला स्क्रीनशॉट यहाँ तक,
ले लिया। अब आगे ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो आगे, अब बात करते हैं आगे अपन अवतल के बाद हो गया उत्तल दर्पण। किसकी बात करेंगे अपन? उत्तल दर्पण की बात करेंगे। उत्तल दर्पण के उपयोग, तो हेडिंग क्या लगानी है? उत्तल दर्पण। हेडिंग लगाइए उत्तल दर्पण। अब देखिए उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर है, उसके क्या क्या यूज़ हैं। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर है, उसके क्या क्या यूज़ है, किस प्रकार से उसे अपन काम में ले सकते हैं। देखिए इसका पहला उपयोग, उत्तल दर्पण का पहला उपयोग, उत्तल दर्पण का पहला उपयोग है गाड़ी के साइड मिरर में, वाहनों के साइड मिरर में, वाहनों के साइड मिरर, वाहनों के साइड मिरर के रूप में, वाहनों के साइड मिरर के रूप में, ठीक है। यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण यूज़ करते हैं ना वाहनों में, बाइक के लगे हुए होते हैं दोनों साइड में, वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल। इसका कारण बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन 10th क्लास में बहुत बार पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन? क्यों, इसी के आगे क्यों लगा दो। वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों? इसका रीजन बहुत बार पूछा गया है, 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ठीक है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज़ क्यों किया जाता है। देखो इसका कारण क्या है कि जो उत्तल दर्पण है ना, जो उत्तल दर्पण है वो हमेशा वस्तु का, उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का छोटा, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण वस्तु का हमेशा छोटा, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। इस कारण क्या होगा, बहुत बड़ा एरिया, पीछे का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है वो एक छोटे से स्थान पर देखा जा सकता है। इससे बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र एक साथ छोटे से स्थान पर, एक साथ छोटे से स्थान पर देखा जा सकता है, ठीक है, छोटे से स्थान पर देखा जा सकता है। इस कारण किसका यूज़ करते हैं? वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं, ठीक है। और वाहनों के जो वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं ना, उन पे एक लाइन लिखी हुई होती है। क्या लिखी हुई होती है? ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। यानी ऑब्जेक्ट जो मिरर के अंदर दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट जो मिरर के अंदर दिखाई दे रहा है वो हकीकत में उतना दूर नहीं है, वो क्या है? पास है, ठीक है। जितना दूर दिखाई दे रहा है ना उतना दूर नहीं है, क्या है? पास है। तो ये क्या है? उत्तल दर्पण का उपयोग है, मुख्य उपयोग है। उत्तल दर्पण का मुख्य उपयोग है वाहनों के साइड मिरर के रूप में, वाहनों के साइड मिरर के रूप में। उसके अलावा जो खतरनाक मोड़ वगैरह वगैरह होती हैं, जो खतरनाक मोड़ होती हैं, उन पर भी उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। कैसे? देखो, जैसे ये खतरनाक रास्ता है कोई, ठीक है, ये कोई खतरनाक रास्ता है इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या करते हैं? एक बड़ा उत्तल दर्पण लगा देते हैं जिसमें एक साइड, इस साइड से आते हुए वाहन और इस साइड से आते हुए वाहन है ना, एक दूसरे को दिखाई दे जाते हैं, जिससे खतरे, दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट दे लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्या थे? दर्पण से संबंधित अपन ने अपवर्तन की बात कर ली,
सॉरी परावर्तन की बात कर ली और दर्पणों के बारे में डिटेल से बात कर दी है। ठीक है, अब दर्पण से रिलेटेड बढ़ता है, दर्पण सूत्र बचता है जिसकी बात अपन एक साथ न्यूमेरिकल करेंगे ना, उस समय करेंगे। दर्पण सूत्र होता है ना, उसकी बात अपन एक साथ न्यूमेरिकल करेंगे ना, हाँ, यानी इससे संबंधित जो गणितीय गणनाएं हैं वो करेंगे, तब इनके साथ अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, फिलहाल अब आगे की हेडिंग लगाइए, नया टॉपिक शुरू करते हैं, अपवर्तन। क्या शुरू करते हैं? अपवर्तन। तो हेडिंग लगाइए अपवर्तन। आगे क्या हेडिंग लगानी है? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। अब देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है उसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, देखो अपवर्तन के लिए आपको 2-3 बातें धीरे धीरे ध्यान में रखनी है। पहले तो आप समझिए माध्यम और प्रकाश का वेग। माध्यम और प्रकाश का वेग है वो एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं उसकी बात करते हैं। देखो एक तो होता है विरल माध्यम। क्या होता है? एक है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। एक तो होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। यानी विरल और सघन हमेशा दो माध्यम आपस में होते हैं। आपस में दो माध्यमों का, दो मीडियम्स का अपन कंपैरिजन करेंगे ना, तो एक सघन होगा और एक क्या होगा? विरल होगा। एक माध्यम सघन होगा और दूसरा क्या होगा? विरल होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है देखो कि किसी माध्यम के कण जितने ज़्यादा दूर होंगे, किसी माध्यम के कण जितने ज़्यादा एक दूसरे से दूर होंगे वो माध्यम उतना ही क्या होगा? विरल होगा। और किसी माध्यम के कण जितने ज़्यादा क्लोज होंगे वो माध्यम उतना ही क्या होगा? सघन होगा। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं द्रव और ठोस की, तो द्रवों के कण ठोस की तुलना में दूर होते हैं ना, इसलिए द्रव तो विरल है और ठोस है वो क्या है? सघन है। इसी प्रकार अपन बात करें गैस और द्रव के बीच की, किसकी? गैस और द्रव के बीच की, तो गैसों के गैसों के जो कण हैं वो द्रवों की तुलना में क्या होते हैं? दूर होते हैं। गैसों के जो कण हैं वो द्रवों की तुलना में दूर होते हैं, इसलिए गैस तो विरल है और द्रव क्या है? सघन है। तो आपके पास सामने में 5 कॉमन से एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, देखो कौन कौन से। जैसे देखो मैंने लिख दिया हवा, पानी, ठीक है। दूसरा लिख रहा हूं मैं पानी, कांच। तीसरा लिख देता हूं मैं निर्वात, हवा, निर्वात और हवा। अब देखो हवा के कण दूर होते हैं या पानी के? हवा के कण दूर होते हैं ना, तो हवा तो है विरल, तो हवा तो क्या है? विरल है। हवा क्या है? विरल। और पानी क्या है? सघन। पानी क्या है? सघन। अब देखो पानी और कांच में, कांच के कण क्लोज होते हैं और पानी के जो अणु है ना वो क्या होते हैं? दूसरे से थोड़े दूर होते हैं कांच की तुलना में, इसलिए पानी तो क्या है? विरल है। देख लो यहाँ पर पानी सघन था और यहाँ पे पानी क्या है? विरल, और कांच क्या है? सघन है। अब देखो एक हवा है और एक क्या है? निर्वात है। निर्वात में तो किसी भी प्रकार के पार्टिकल्स प्रेजेंट ही नहीं होते, इसलिए निर्वात क्या हो गया? विरल, और हवा क्या हो गई? सघन। ठीक है, इस प्रकार से अपन डिसाइड कर सकते हैं। इसे ऑथेंटिक रूप से अपन ये बोल सकते हैं कि वह जिस माध्यम का घनत्व यानी डेंसिटी, किसी माध्यम का घनत्व जितना ज़्यादा होगा ना वह माध्यम उतना ही सघन होगा। जिस माध्यम का घनत्व यानी डेंसिटी, ठीक है, जिस माध्यम का घनत्व बोले तो एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो किसी वस्तु का घनत्व जितना ज़्यादा होगा वह माध्यम उतना ही क्या होगा? सघन होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो क्या है? किसी माध्यम का घनत्व जितना अधिक होगा, किसी माध्यम का घनत्व जितना अधिक होगा वह माध्यम उतना ही सघन होगा। ठीक है, और जितना माध्यम का घनत्व कम होगा ना वह माध्यम उतना ही क्या होगा? विरल होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका ही, इसका स्क्रीनशॉट दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लिया? अब देखो आगे, अब आगे अपन बात करते हैं। आगे अपन क्या बात करते हैं? देखो
आगे अपन ये बात कर रहे हैं देखो कि अब जब माध्यम है उनकी प्रकृति सघन और विरल के आधार पर अलग अलग हो गई ना, तो अलग अलग माध्यम में कणों का वेग भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यमों में देखो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, प्रकाश का वेग क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। प्रकाश का वेग क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या है कि यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, तो उसके वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, हाँ। तो देखो क्या बोलेंगे, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसके वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो उसके वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, अब देखो ये परिवर्तन किस प्रकार से होता है उसकी बात करते हैं। यानी कहने का मतलब जब प्रकाश माध्यम बदलेगा तो उसके वेग में परिवर्तन होगा। ठीक है, अब ये परिवर्तन किस प्रकार से होता है उसकी अपन बात करते हैं। देखिए ये परिवर्तन किस प्रकार से होता है, यह परिवर्तन किस प्रकार से होता है। अब देखो यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसका वेग क्या होता है, कम होता है। तो उसका वेग क्या होता है, कम होता है। और जब उसका वेग कम होता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो उसका वेग क्या होगा, कम होगा। और जब उसका वेग कम होगा तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर है, वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर है। अब देखो, अब दूसरी बात क्या है, यदि प्रकाश किरण, अब इसके अपोजिट हो, क्या है अपोजिट, देखो अब बात करें यदि प्रकाश किरण किसकी बात करें अपन, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसके वेग में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो उसके वेग में क्या होगी, वृद्धि होगी। इस कारण वह क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, अभिलंब से दूर हटेगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही माध्यम बदलेगा, जैसे ही प्रकाश का वेग है वो अलग माध्यम में गति करेगा, माध्यम बदलेगा या मीडियम बदलेगा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा। और जैसे ही उसकी वेलोसिटी में यानी वेग में परिवर्तन होगा तो वह अपने पथ को छोड़ देगी। यानी वो तो या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी या अभिलंब के नज़दीक आ जाएगी, या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी या अभिलंब के नज़दीक आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने पथ से हट गई, अपने रास्ते को उसने छोड़ दिया। तो प्रकाश द्वारा अपने रास्ते को छोड़ना, अपने पथ को परिवर्तित करना, बदलना ही क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। देखिए कैसे, देखो ये है माध्यम 1 और ये है माध्यम 2। ठीक है, अब इसे मैं मान लेता हूँ हवा, इसे मैं मान लेता हूँ पानी।
ठीक है। अब जो प्रकाश किरण है ना वो हवा से पानी में आ रही है, प्रकाश किरण है वो हवा से पानी में आ रही है, प्रकाश किरण हवा से कहाँ आ रही है, पानी में आ रही है। तो इसके वेग में क्या होगी, तो इसके वेग में क्या होगी, हवा से पानी में आ रही है तो उसके वेग में क्या होगी, इसके वेग में कमी होगी, कमी होगी तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, ये हो गया जी अपना अभिलंब। ठीक है, इस प्रकार से यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्लियर है। अब देखो इसी प्रकार अगर प्रकाश किरण, ये माध्यम फर्स्ट हो गया पानी और ये माध्यम सेकंड हो गया का पानी और माध्यम सेकंड हो गया हवा, माध्यम सेकंड क्या हो गया, हवा। ठीक है, तो अब यदि प्रकाश किरण पानी से हवा में जाता है, अब यदि प्रकाश किरण पानी से हवा में जाती है तो इसके वेग में क्या होगी, वृद्धि होगी ना, और जैसे इसके वेग में वृद्धि होगी तो यह अभिलंब से दूर हटेगी, तो यह अभिलंब से क्या हटेगी, दूर हटेगी। तो यहाँ से डेफिनेशन निकल कर आती है किसकी, अपवर्तन की। यहाँ से अपवर्तन की डेफिनेशन निकल कर आती है, वो क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण, देखो दोबारा बता हूँ, देखो जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। इस कारण वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं अपन, अपवर्तन कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। इस कारण वह अपने पथ से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, हट जाएगी। इस घटना को अपन प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसके वेग में कमी आती है, इस कारण वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, इस कारण वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसके विपरीत मैंने दूसरी बात आपको क्या बताई कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो उसके वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो उसके वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो उसके वेग में जब वृद्धि होती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, जिसे मैंने डायग्राम से आपको इस प्रकार से समझा दिया है। तो यह घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। समझ गए ना। अपवर्तन की डेफिनेशन सुनिए, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में परिवर्तन के कारण वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई अपवर्तन की। इजी सी है, डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी बहुत ईजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब उतारिए आप इसके स्क्रीनशॉट दीजिए जल्दी से। हाँ, ये लो, पहला स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लो। हाँ, यहाँ तक पहला स्क्रीनशॉट दे लो, यहाँ तक, माफ़ करना। हाँ, यहाँ तक पहला स्क्रीनशॉट दे लो। ले लिया क्या? लीजिए। अब आगे के इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट दे लो। ठीक है, अब आगे का ये जो दो डायग्राम है इनका एक अच्छा सा चित्र, छाया चित्र खींच लो। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। अब देखो, अब आगे बात करते हैं अपन अपवर्तन के नियमों की। किसकी बात करते हैं? अपवर्तन के नियमों की बात करते हैं। उससे पहले दो चीज़ें पढ़िए। ठीक है, देखिए क्या है ये है ना, ये होती है आपतित किरण। ये क्या होती है? आपतित किरण होती है। आपतित किरण। ठीक है, अब यहाँ पे अपवर्तन हुआ है ना, तो ये है विवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पे अपवर्तन हुआ है ना, तो ये है विवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पे अपवर्तन हुआ है ना, तो ये है विवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पे अपवर्तन हुआ है ना, तो ये है विवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पे अपवर्तन हुआ है ना, तो ये है विवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पे अपवर्तन हुआ है ना, तो ये है विवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पे अपवर्तन हुआ है ना, तो ये है विवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पे अपवर्तन हुआ है ना, तो ये है विवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पे अपवर्तन हुआ है ना, तो ये है विवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पे अपवर्तन हुआ है ना, तो ये है विवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पे अपवर्तन हुआ है ना, तो ये है विवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पे अपवर्तन हुआ है ना, तो ये है विवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पे अपवर्तन हुआ है ना, तो ये है विवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पे अपवर्तन हुआ है ना, तो ये है विवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पे अपवर्तन हुआ है ना, तो ये है विवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पे अपवर्तन हुआ है ना, तो ये है विवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पे अपवर्तन हुआ है
अपवर्तित किरण, और ये है यहाँ पे अभिलंब। ये क्या है यहाँ पे? अभिलंब है। ये क्या है यहाँ पे? अभिलंब है। ठीक है। अब सुनो, ये इन दोनों के बीच का जो कोण है इसे अपन बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और ये जो कोण है इसे क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। ठीक है। इसे अपन डिनोट करेंगे स्मॉल आई से, और इसे डिनोट करेंगे अपन स्मॉल आर से। इसे किसे डिनोट करेंगे? स्मॉल आई से, और इसे किसे डिनोट करेंगे? स्मॉल आर से। तो ये तो हो गया आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। ठीक है ना? हाँ, ये तो हो गए इंसिडेंट रे, और ये होती है अपने रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं अपन अपवर्तन के नियमों की। किसकी बात करते हैं? अपवर्तन के नियमों की बात करते हैं। तो देखो, अपवर्तन के दो नियम हैं। अपवर्तन की, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, ताकि आपको इजीली याद हो जाए। हाँ, ले लीजिए। हाँ, ले लिया। अब देखो, अब बात करते हैं अपन अपवर्तन के नियमों की। किसकी बात करते हैं? अपवर्तन के नियमों की। इजी से हैं, याद हो जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। अपवर्तन के नियम कितने हैं? 2। अपवर्तन के नियम कितने हैं? 2 हैं। अपवर्तन के नियम कितने हैं? 2। अपवर्तन के 2 नियम हैं। अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। पहला नियम कौन सा है? देखो, पहला नियम है आपतित किरण, कोमा अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखो कैसे, इस प्रकार से ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई, और ये क्या हो गया? अभिलंब। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में या एक ही समतल में या एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है। दूसरी बात सुनिए। अब दूसरा नियम है ना, वो बड़ा अच्छा नियम है, बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, उसे ध्यान से समझना है। इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट दे लो, फिर मैं दूसरे नियम की एक्सप्लेन करता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। उतार लिया गया? ठीक है। अब बात करते हैं अपन दूसरे नियम की। ये तो है अभिलंब। ठीक है। ये है आपतित किरण। ठीक है। ये है अपवर्तित किरण। क्या है ये? अपवर्तित किरण। अब देखो आगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण। ठीक है। तो ये दूसरा नियम क्या बोलता है? आपतन कोण की ज्या। दूसरा नियम क्या बोलता है? देखो, दूसरा नियम बोलता है, देखो, आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या। ज्या का मतलब हो गया साइन। आपतन कोण की ज्या। ज्या को इंग्लिश में बोलते हैं साइन, यानी साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्या। और कोस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोज्या। और टेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पर्शज्या। आपतन कोण की ज्या। दूसरी अपवर्तन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या, ठीक है, का अनुपात
नियंतांक होता है। नियंतांक होता है। आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियंतांक होता है। कहने का मतलब आपतन कोण है ना, इसका मान आप साइन में ले लीजिए। आपतन कोण का मान किस में ले लो? आप साइन में ले लो, यानी साइन आई। ठीक है। फिर अपवर्तन कोण है ना, इसका मान भी आप साइन में ले लो, किस क्या आ जाएगा? साइन आर। अब इन दोनों का अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग, यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियंतांक आएगा। ये क्या है? अपवर्तन का दूसरा नियम है, यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियंतांक। साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियंतांक। ठीक है। इसे बोलते हैं फ्रेंड स्टूडेंट्स स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं इसे? स्नेल का नियम बोलते हैं इसे, स्नेल का नियम। तो ये क्या है? स्नेल का नियम है। दोबारा सुन लो, अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, अगर नहीं लिया है तो। दूसरा क्या है? दूसरा मैंने आपको बता दिया, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, ये आपतन कोण होगा और ये क्या होगा? अपवर्तन कोण होगा। यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो साइन में मान लेकर उन दोनों को अगर आपस में अपन भाग दे देना तो एक निश्चित संख्या आती है, यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर है नियंतांक। इसे अपन ऑथेंटिक रूप से कैसे बोलेंगे? आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियंतांक होता है, निश्चित होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है, अचर होता है। ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अपवर्तन पर आधारित घटनाओं के साथ। थैंक यू। तैयारी कीजिए बढ़िया से अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।